हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर अंजू मैडम और मेरे क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास से आधुनिक काल को पढ़ रहे हैं। तो आधुनिक काल में सबसे पहले मैं भारतेंदु युग को पढ़ा रही हूँ। भारतेंदु युग से संबंधित कई प्रश्नों की चर्चा मैंने पिछले वीडियो में की है, जिसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। जिन बच्चों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है वे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक को क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। आज मैं भारतेंदु युग से एक महत्वपूर्ण विषय कि भारतेंदु जी का साहित्यिक या काव्यगत विशेषताओं का परिचय, इसे लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। यद्यपि यह प्रश्न जो है काफ़ी आसान है, लेकिन आसान किनके लिए है? जो बच्चे यह जानते हैं कि भारतेंदु युग की प्रवृत्तियाँ या विशेषताएं क्या क्या हैं। क्योंकि भारतेंदु युग की जो प्रवृत्तियाँ या विशेषताएं हैं, वही प्रवृत्ति और विशेषताएं तो भारतेंदु जी के साहित्य की भी है। किसी भी युग के साहित्य की विशेषताएं उस युग में जो कवि हैं, रचनाकार हैं, उनके साहित्य की विशेषताओं के आधार पर ही निर्धारित की जाती है। तो यह आप लोगों के लिए अत्यंत आवश्यक है कि जब भी आप किसी युग को पढ़ें तो उस युग की साहित्यिक विशेषताओं को जरूर पढ़ें, क्योंकि साहित्यिक विशेषताओं को पढ़कर ही, समझकर ही आप उस युग के प्रमुख कवि की काव्यगत विशेषताओं को भी अच्छी तरह से लिख पाएंगे। लेकिन होता क्या है, बच्चे जानते तो सब कुछ हैं, भारतेंदु युग की प्रवृत्तियां को भी पढ़कर ही जाते हैं परीक्षा में, लेकिन जैसे ही यह प्रश्न आता है कि भारतेंदु जी की काव्यगत विशेषताओं को लिखिए, तो बच्चे घबरा जाते हैं। देखा जाए तो वे सब जानते हैं, लेकिन ये नहीं समझ पाते हैं कि उस क्षण वे उस उत्तर को किस प्रकार लिखें। और यही कारण है कि मैं हमेशा से यह कोशिश करती हूँ कि आपको जो भी समझाऊँ लिख कर समझाऊँ, ताकि आप लिखने का तरीका समझें, कैसे और किस प्रकार किस प्रश्न का उत्तर दिया जा सकता है या उत्तर लिखा जाता है, इसे आप समझें। यदि आप इस बात को समझते हुए मेरे वीडियो को देखेंगे तो आप यह पाएंगे कि आने वाले समय में जब भी आपसे किसी भी कवि की काव्यगत विशेषताओं से संबंधित प्रश्न पूछा जा रहा है तो आप उसका उत्तर लिख पा रहे हैं। तो किसी विषय को पढ़ने से पहले उस विषय को समझना भी अत्यंत जरूरी है। जैसे कि भारतेंदु जी की साहित्यिक विशेषताओं को पढ़ने से पहले, लिखने से पहले आपको भारतेंदु युग की प्रवृत्तियों को समझना अत्यंत जरूरी है। यदि आप भारतेंदु युग की प्रवृत्तियों को समझ लेते हैं तो आप देखेंगे कि भारतेंदु युग के जो भी कवि हैं, जो भी रचनाकार हैं, किसी के बारे में भी अगर प्रश्न पूछा जाएगा कि उनके काव्यगत विशेषताओं को लिखिए, उनकी साहित्यगत विशेषताओं को लिखें, तो आप देखेंगे बहुत ही आसानी पूर्वक, बहुत ही अच्छी तरह से आप उसका उत्तर लिख पाएंगे। तो चलिए बिना देर के आज का यह विषय आरंभ कर रही हूँ। भारतेंदु जी की साहित्यिक या काव्यगत विशेषताओं की विवेचना। साहित्य में नवयुग के सृष्टा थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र क्या थे? नव जागरण के अग्रदूत, नवयुग के सृष्टा। इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन साहित्य साधना में अर्पित किया। इनकी साहित्यिक या काव्यगत विशेषताओं को निम्नलिखित रूप से देखते हैं। तो आप जब किसी भी प्रश्न का उत्तर लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा भूमिका में ना जाएं। आरंभ में आप ज़्यादा कुछ ना लिखें, भूमिका के रूप में 2-3 पंक्ति लिखें और जो प्रश्न आपसे पूछा गया है उसका उत्तर सीधे सीधे लिखना शुरू करें। भारतेंदु जी ने अतीत को वर्तमान से जोड़ने का प्रयास किया। प्राचीनता के साथ नवीनता का समन्वय भारतेंदु साहित्य की विशेषता रही है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर पॉइंट नहीं किया है, पैराग्राफ चेंज करके सारे उत्तर को लिखा है। आप चाहें तो इसे पॉइंट बना करके भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्या पॉइंट बनेगा? प्राचीनता के साथ नवीनता का समन्वय। तो आप पैराग्राफ चेंज करके लिख सकते हैं, या जहाँ इम्पॉर्टेंट बात है उसको आप अंडरलाइन कर दीजिए, इस तरह से ये भी आप कर सकते हैं। तो भारतेंदु जी की पहली विशेषता क्या है? प्राचीनता के साथ नवीनता का समन्वय। एक तरफ श्रृंगार और भक्ति की परंपरा का निर्वाह किया तो दूसरी तरफ भाषा, छंद की दृष्टि से नवीनता को भी साग्रह अपनाया। देश प्रेम तथा नवीन विषयों का वर्णन भारतेंदु के साहित्य की विशेषता है। भारतेंदु जी का भक्तिपूर्ण पद देखिए। ब्रज की लता पता मोहि कीजय,
गोपी पद पंकज पावन की रज्जा में सिर भीजे। तो ये है भारतेंदु जी की प्रथम काव्यगत विशेषता। दूसरा देखिए, भारतेंदु जी के काव्य में राजभक्ति के साथ देशभक्ति भी है। उन्होंने विक्टोरिया की प्रशस्तियाँ लिखी और अंग्रेज राज सुख साज कहकर अपनी राजभक्ति का परिचय दिया। तो दूसरी तरफ पै धन विदेश चली जात यही अति ख्वारी कहकर अंग्रेजी शोषण के प्रति उनकी उग्र वाणी का स्वर फूटा। भारतेंदु जी की आरंभिक कविताओं में राजभक्ति के दर्शन होते हैं, पर ज्यों ज्यों समय बीतता गया उनकी सोच परिपक्व होती गई, वैसे वैसे उनकी वाणी पर देशभक्ति का रंग गहरा होता गया। यही कारण है कि उनकी जिस लेखनी ने अंग्रेजों की प्रशंसा की, अब उसी लेखनी से विद्रोह की चिंगारियाँ निकलने लगी। तो भारतेंदु जी की दूसरी काव्यगत विशेषता क्या हो गई? राजभक्ति के साथ साथ देशभक्ति का वर्णन या चित्रण। यानी एक तरफ अंग्रेज राज सुख साज कहकर अपनी राजभक्ति का परिचय दिया है, तो दूसरी तरफ पै धन विदेश चली जात यही अति ख्वारी कहकर अपनी देशभक्ति का भी परिचय दिया है। अंग्रेजों के खिलाफ उनका आक्रोश भी फूट पड़ा है। तो यह है भारतेंदु जी के काव्य की दूसरी विशेषता। अब तीसरी विशेषता देख लेते हैं। भारतेंदु जी की कविता में जन जीवन का चित्रण मिलता है, तो आप यहाँ पर जन जीवन का चित्रण अंडरलाइन कर सकते हैं। सामाजिक कुरीतियाँ, जातियों के परस्पर भेदभाव, छुआछूत, बाल विवाह, वृद्ध विवाह आदि, धर्माडंबर, धनियों की स्वार्थ लोलुपता, अदालतों की अनीति, सरकारी कर्मचारियों की लूट खसोट का चित्रण हुआ है। भारत की अधोगति का वर्णन करते हुए वे लिखते हैं, बैर फूट ही सो भयो सब भारत को नाश, तबहु न छाड़त माही सब बंधे मोह के फांस। तो भारतेंदु जी ने अपने साहित्य में, अपने काव्य में सामाजिक समस्याओं का चित्रण किया है। सामाजिक कुरीति, धर्माडंबर, धनियों की स्वार्थ लोलुपता, सरकारी कर्मचारियों की शोषण नीति, इन सब का वर्णन जो है भारतेंदु के साहित्य में देखने को मिलता है। भारत की दीनहीन दशा का चित्र देखिए। आबहु सब मिली रोबहु भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा देखी न जाई। अगली विशेषता देखते हैं। भारतेंदु जी की एक काव्यगत विशेषता है कविताओं में हास्य व्यंग्य का समावेश। अंग्रेजों के चरित्र पर हास्यपूर्ण ढंग से प्रकाश डालते हुए वे लिखते हैं, भीतर भीतर सब रस चूसे, बाहर से तन मन धन लूटे, जाहिर बातन में अति तेज, क्यों सखी साजन नहीं अंग्रेज। तो भारतेंदु जी के काव्य की एक और विशेषता क्या हो गई? हास्य व्यंग्य का चित्रण। यहाँ पर भी आप इसे अंडरलाइन कर सकते हैं। भारतेंदु जी की अगली विशेषता क्या है? भारतेंदु जी की एक काव्यगत विशेषता यह है कि उन्होंने ब्रजभाषा और खड़ी बोली दोनों का प्रयोग अपनी रचनाओं में किया। हिंदी को दरबार से निकालकर उन्होंने इसे राष्ट्रीय जीवन और जन जीवन के निकट पहुंचाने का प्रयास किया। हिंदी भाषा की महत्ता स्थापित करते हुए वे घोषणा करते हैं, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटे न हिय का सूल। तो उन्होंने हिंदी को प्राथमिकता दी, हिंदी को महत्व दिया और हिंदी भाषा को महत्व प्रदान करते हुए उन्होंने बताया कि निज भाषा उन्नति है सब उन्नति के मूल। जब तक हम अपनी मातृभाषा हिंदी की उन्नति नहीं करेंगे तब तक हमारी भी उन्नति संभव नहीं है। यानी भाषा की उन्नति जब होगी तभी हम सबका विकास संभव है। तो भारतेंदु जी की साहित्यिक विशेषताओं के अंतर्गत एक और विशेषता क्या है देखिए। भारतेंदु जी ने परंपरा से चले आ रहे छंदों जैसे दोहा, कवित्त, सवैया, छप्पय, रोला जैसे छंदों के साथ साथ लावनी तथा कजली और लोक छंदों को भी महत्व दिया। इन्होंने कहावतों का भी प्रयोग किया है। क्या है? हाय सखीन हाथन सो अपने पग आप कुठार में दीनो। तो ये है भारतेंदु जी की साहित्यगत या काव्यगत विशेषता। तो इसे आप पॉइंट बना करके भी लिख सकते हैं, पैराग्राफ चेंज करके भी लिख सकते हैं, और जब पैराग्राफ चेंज करेंगे तो जहाँ पर वो पॉइंट है वहाँ पर आप अंडरलाइन दे सकते हैं। तो ये है भारतेंदु जी की साहित्यगत या काव्यगत विशेषता। तो आप देख ही रहे होंगे कि मैं जब इन विशेषताओं को बता रही हूँ, इन विशेषताओं की चर्चा कर रही हूँ, तो किससे मेल खा रहा है? भारतेंदु युग की प्रवृत्तियों या विशेषताओं से। तो आप समझ गए होंगे कि भारतेंदु युग की प्रवृत्तियों को जानना समझना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। जब तक आप उस बात को नहीं समझेंगे तब तक ऐसे प्रश्न के उत्तर लिखना भी आपके लिए संभव नहीं हो पाएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का यह विषय आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक करें, सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में इसे शेयर तो ज़रूर करें। जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें समय समय पर मिल सके। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।